बताइए। नवीन जी, आपकी स्क्रीन शेयर्ड नहीं है। स्क्रीन शेयर नहीं है सर, एक्चुअली मुझे तो दिखाई दे रही है। एक सेकंड। ओके, शायद स्टॉप हो गया है। शेयर स्क्रीन एक्सेस आया तो जस्ट अ सेकंड। इस पर फर्स्ट टाइम हो रहा है तो इस इधर भी आईडीज भी नहीं है। होस्ट कंट्रोल शेयर स्क्रीन। ठीक है, तो जेई में आपके पास 15 क्वेश्चंस आए थे। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आंसर किया बेटा आप लोगों ने? व्हाट इज द आंसर? बताइए। द यूनिटलेस क्वांटिटी, ऑप्शन है ए, नेवर हैज नॉन जीरो डायमेंशन, ऑलवेज हैव नॉन जीरो डायमेंशन, मे हैव अ नॉन जीरो डायमेंशन और डज नॉट एग्जिस्ट। तो यूनिटलेस क्वांटिटीज एग्जिस्ट तो करती है। ऑप्शन डी तो हमारा स्वाभाविक रूप से गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ए, बी एंड सी, इनमें से हमें डिसाइड करना है। तो यूनिटलेस क्वांटिटी नेवर हैव अ नॉन जीरो डायमेंशन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्यों है? जैसे अगर आपको एग्जांपल दूं मैं, एग्जांपल कैन बी कि स्ट्रेन, जैसे मैं आपको स्ट्रेन का एग्जांपल दूं। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है बेटा? सॉलिड्स में पढ़ा होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या फिर ब्रॉडर व्यू में बताएं तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो स्ट्रेन में ऊपर क्या है? लेंथ के डायमेंशन, नीचे क्या है? लेंथ के डायमेंशन। और अगर इसको यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट में लिखें तो m0 l0 p0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से हो गया यूनिटलेस क्वांटिटी और नेवर है नॉन जीरो डायमेंशन। तो क्या हो गया कि स्ट्रेन कैन बी एन एग्जांपल, जिस जो ऑप्शन ए को सेटिस्फाई कर रहा है कि इट कैन बी अ क्वांटिटी जिसमें आपके डायमेंशन भी है और ये यूनिटलेस क्वांटिटी भी है। ठीक है, ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 2, द फिजिकल क्वांटिटी हुज डायमेंशन आर नॉट सेम। इनमें से ऐसा पेयर चूज करो जिनके डायमेंशंस आर नॉट सेम। टू फिजिकल क्वांटिटीज हुज डायमेंशंस आर नॉट सेम कैन नॉट बी। दो फिजिकल क्वांटिटी होंगी जिनके डायमेंशंस सेम नहीं होंगे, उनको साथ क्या नहीं किया जा सकता? उनके साथ क्या नहीं किया जा सकता? तो आप याद करो, एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा आपने यूनिट एंड डायमेंशन में, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी ऑफ डायमेंशन। तो क्या बोलता है कि अगर किसी चीज को इक्वेट करना है, किसी चीज को इक्वेट करना है तो उसके दोनों साइड सेम डायमेंशंस होने चाहिए, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। जैसे मैं बोलूं कि आई वांट टू इक्वेट 1 किलोग्राम विद किलोग्राम, आई कैन नॉट इक्वेट 1 लीटर को मैं 1 मीटर से इक्वेट नहीं कर सकता, है ना? जैसे 1 किलोग्राम को 1 लीटर से इक्वेट नहीं कर सकता। तो यहां से क्या मिलता है कि इक्वालिटी के दोनों साइड सेम डायमेंशंस होना जरूरी है। तो होमोजेनिटी का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस कहता है कि दे कैन नॉट बी एडिड टुगेदर, है ना? एडिड या सब्ट्रैक्टेड नहीं कर सकते। तो किसी भी एक्सप्रेशन में अगर एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो आप बोल सकते हो कि वो पॉसिबल नहीं है तब तक जब तक कि डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी सेम नहीं है। तो क्या आंसर आएगा फिर इसका? ऑप्शन सी। ठीक है, कैन नॉट बी एडेड टुगेदर इज ए पार्शियल करेक्ट आंसर। सब्ट्रैक्शन भी नहीं हो सकता भाई, आप एक क्वांटिटी को इधर ले जाओगे तो नेगेटिव में आ जाएगी। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर द ऑपरेशन व्हिच कैन नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन एनी फिजिकल क्वांटिटी अनलेस दे हैव सेम डायमेंशन। यूनिट्स अलग हो सकते हैं बट डायमेंशन सेम रहेंगे। ठीक है, फिर आते क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, अगर आपको डाउट्स हो तो आप चैट बॉक्स में पूछते रहिए। डाउट्स हो तो एक बार चैट बॉक्स में डाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, अगर कोई डाउट रहे तो, अदरवाइज हम इसको लाइन वाइज लाइन डिस्कस कर लेंगे पेपर को। ठीक है, द वेलोसिटी v of a particle is given in terms of time by the equation this. The dimensions of a, b and c are. अब वेलोसिटी दे दी v equals to at plus b upon t plus c। ठीक है बेटा, अब यहां से इस एक्सप्रेशन में बोला था हमने डायमेंशनल होमोजेनिटी, जो पिछला क्वेश्चन था एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है कि वेलोसिटी कैन बी एडेड विद वेलोसिटी। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि यहां से कि ये v तो वेलोसिटी है, इसके डायमेंशंस क्या होंगे? एल टी माइनस
1 मीटर पर सेकंड, है ना, LT माइनस 1। AT क्या है? A इज समथिंग जिसका डायमेंशन आपको बताना है, T दिया है, T इज सेकंड्स, तो ये A इंटू टी के डायमेंशन भी वेलोसिटी वाले ही होने चाहिए, क्योंकि आप इसको एड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो इक्वालिटी के दोनों साइड। और B अपॉन T प्लस C, इसके डायमेंशंस भी वेलोसिटी वाले ही होने चाहिए। तो आप बोल सकते हो कि डायमेंशंस ऑफ A इंटू टी, इसके डायमेंशंस क्या है? LT माइनस 1। और T का डायमेंशंस क्या होता है? T होता है T का डायमेंशन, इधर T लिख दो, इसको A के डायमेंशन ऐसे लिख ले रहा हूं मैं, अदरवाइज ऐसे लिखना चाहिए हम लोगों को कि डायमेंशंस ऑफ A शुड बी MX LY TZ, लेकिन ये लंबा हो जाएगा, ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम सीधा लिख देते हैं कि डायमेंशंस ऑफ A समथिंग होगा और ये T इधर है, ये किसके बराबर है? LT माइनस 1 के। अब ये T नीचे जाएगा तो आपको दिख रहा है कि डायमेंशंस ऑफ A क्या है? LT माइनस 2। और ये हमें पता भी था, वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम होता है, तो A यहाँ पे एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो A के डायमेंशंस क्या है बेटा? LT माइनस 2। तो जब मेरा A का डायमेंशन सी आ गया तो मेरा आंसर तो आ चुका है, ऑप्शन सी है, ठीक है। ऑप्शंस पे भी नजर रखेंगे ना, जब आप क्वेश्चन एग्जाम में आपको टाइम सेव करना है तो यू हैव टू हैव अ लुक ऑन द ऑप्शंस आल्सो। तो देखो एक सोल्व किया और ऑप्शन अपना ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन और भी देख लेते हैं, बी और सी के डायमेंशंस क्या होंगे। देखो टी इज टाइम, तो टाइम के साथ ऐड हो रहा है कुछ क्वांटिटी सी, टाइम के साथ कोई चीज ऐड हो रही है, टाइम कैन बी एडेड विद टाइम। भाई आप ये थोड़ी बोल सकते हो 1 सेकंड प्लस 1 मीटर, कोई मतलब नहीं हुआ इस बात का। 1 सेकंड प्लस सम यूनिट ऑफ टाइम, तो यूनिट्स ऑफ सी विल बी सेम एज द यूनिट्स ऑफ टाइम, तो सी का डायमेंशन जो होगा वो टी होगा। और नीचे डायमेंशन आ गया टी का, और ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा एल। क्यों? क्योंकि b अपॉन टी प्लस सी शुड हैव डायमेंशंस LT माइनस 1, तो b का डायमेंशन l, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 4 पे। A pair of physical quantities having the same dimensional formula is, इनमें से कोई ऐसा पेयर चूज करो जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो, मतलब उनके यूनिट सेम हो। तो देखो एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, टॉर्क एंड एनर्जी, फोर्स एंड पावर, और पावर एंड एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम के क्या होते हैं यूनिट्स बेटा? एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशंस चलो छोड़ो, फोर्स एंड पावर के बताओ। फोर्स का पता है MLT माइनस 2, अगर नहीं भी पता हो मान लो एक दो के, तो वी कैन स्टिल ट्राई। फोर्स का क्या होगा? MLT माइनस 2, ये हमें सबको पता है। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का है LT माइनस 2 एक्सेलरेशन का, तो समझ आया। उसके बाद पावर का क्या होगा? पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का क्या होगा? वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसको बोल सकते हैं ML2 T माइनस 2, और नीचे टाइम, तो ये क्या आएगा बेटा? ये आएगा ML2 T माइनस 3, ये तो आ गया पावर का, तो ऑप्शन सी गलत। अब देख लेते हैं टॉर्क एंड एनर्जी। टॉर्क क्या होता है? टाउ, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स, या फिर बोल सकते हैं इसको R क्रॉस F, ठीक है। फोर्स आर्म इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो डायमेंशंस क्या आएंगे? पोजीशन वेक्टर के डायमेंशन इनटू फोर्स, तो क्या आएगा इसका? ये तो L का है, L है, लेंथ है, पोजीशन इज लेंथ, और ये हमने लिखा था MLT माइनस 2, तो क्या आएगा? ML2 T माइनस 2। और एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज एनालोगस टू वर्क एंड विच इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सेम ही होगा। ये क्या आएगा? ऊपर निकाला था देखो हमने वर्क का, ML2 T माइनस 2। तो क्या हमें अपना आंसर मिल चुका है? टॉर्क एंड एनर्जी विल बी हैविंग सेम यूनिट्स, टॉर्क और एनर्जी के यूनिट्स सेम होंगे। अब देखो इसमें ऑप्शन डी में एंगुलर मोमेंटम था, ए में था, अगर नहीं भी पता तो भी आंसर आ गया। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करोगे तो यू कैन रूल आउट द थिंग्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जी। In a certain system of units,
1 unit of time is 5 seconds and 1 unit of mass is 20 kilogram. Unit of length is 10 meter. In this system, 1 unit of power will be corresponding to power. एक यूनिट ऑफ पावर विल बी करस्पॉन्डिंग टू. ठीक है, अब ये ऐसा है, देखो आप लेंथ मेजरमेंट करते हो बेटा, आपके पास नटराज का स्केल होता है, आप क्या करते हो उससे लेंथ मेजरमेंट करते हो. तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, देखो इसका लीस्ट काउंट ऐसे होगा, 4 छोटे डिवीजन 1 बड़ा डिवीजन. तो यहाँ पे आया 0 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 एंड 4 सेंटीमीटर. यहाँ पे अगर मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं, ठीक है, इसमें छोटे डिवीजन भी होंगे, इनके बीच में ऐसे छोटे छोटे वाले भी होंगे. ठीक है, तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, अगर मैं बोलूं व्हाट विल बी द बिल्डिंग ब्लॉक ऑन द एक्सिस, या फिर मेजरमेंट करते टाइम लीस्ट काउंट क्या है, छोटे से छोटा जंप मैं कितना ले सकता हूँ. तो आई कैन मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, फिर यहाँ से दूसरा. तो आप जब काउंटिंग करते हो, मैं एक ऑब्जेक्ट इसके साइड में रख देता हूँ, तो इसकी लेंथ कैसे मेजर कर रहे हो आप काउंट कर रहे हो कि मैं कैसे मूव कर रहा हूँ, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3, 4, 5. तो यहाँ पे आपने देखा कि आप 5वें स्टेप पे जाके आपने इक्वालिटी ऑफ डायमेंशन मिल गया. यहाँ पे आप बोलोगे कि ये क्या है सर, 5 mm है. तो ये मेजरमेंट का प्रोसेस था कि यू आर कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड वैल्यू विद गिवन वैल्यू. तो यहाँ पे आपने मेजरमेंट कर लिया. अब देखो ऐसा होगा, ये था लेंथ मेजरमेंट का, और यहाँ पे यूनिट क्या था, 1 mm. सिमिलरली अब ऊपर देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, इन सर्टेन सिस्टम ऑफ यूनिट्स 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 सेकंड. टाइम का मिनिमम काउंट इज 5 सेकंड. आप 5 सेकंड के काउंट्स में ही गिन सकते हो. यू कैन काउंट 1 सेकंड, 2 सेकंड, यू कैन काउंट 5 सेकंड. फिर अगला रीडिंग क्या आएगा, 10 सेकंड, अगला 15 सेकंड, 20 सेकंड, ऐसे आएगा. आपके पास डिवाइस ही ऐसा है कि उससे रीडिंग 5-5 सेकंड के अंतराल पे ली जा सकती है. ऐसे ही आपने मास काउंट किया, तो आपको मास काउंट करने के लिए आपके पास जो ब्लॉक है जिससे आप मेजरमेंट कर रहे हो वो 20 kg का ही है. अब 20 kg का मास है, उसी से कंपेयर कर सकते हो. तो यू कैन काउंट आइदर 20, 40, 60 ऐसे काउंट कर सकते हो. और लेंथ के लिए 10 मीटर का एक स्केल है जिसपे कोई भी रीडिंग नहीं है. तो अब आप क्या बोल सकते हो, आप सर्टेनली बोलोगे कि आई कैन ओनली काउंट 10 मीटर्स. तो ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर पावर का यूनिट क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ पावर दैट कैन बी मेजर्ड इज. ठीक है, अब देखो पावर होती क्या है, पावर क्या होती है बेटा, पावर इज इक्वल टू, पावर का डायमेंशन लिख लो सीधा. पावर्स के डायमेंशन क्या थे, वर्क पर यूनिट टाइम. तो ml2 t-3 था. ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ पावर. अब आप इसके अंदर वैल्यूज रख दो जो आपको वैल्यू दी गई है कि मास का मिनिमम यूनिट क्या था बेटा, 20, और लेंथ का मिनिमम यूनिट इज 10 की पावर 2, और टाइम का मिनिमम यूनिट इज, टाइम का मिनिमम यूनिट क्या होगा, टाइम का मिनिमम यूनिट इज 5 सेकेंड्स, इसकी पावर -3. इसको कैलकुलेट कर लो. तो दिस इज द मिनिमम यूनिट, मिनिमम बिल्डिंग ब्लॉक या काउंटिंग स्टेप, मिनिमम स्टेप दैट यू कैन टेक ऑन पावर एक्सिस, कि कितना मिनिमम पावर आप मेजर कर सकते हो इस सिस्टम के अंदर. क्या आएगी इसकी वैल्यू, 20 into 100 डिवाइडेड बाय 5 to the power 3. कितना आ रहा है ये, 2000 डिवाइडेड बाय 125. इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो शायद ये आएगी 125, 8, 16. 1000 डिवाइडेड बाय 125, 8, और इनटू 2, 16 watts. So 16 watts is the minimum power that you can calculate using these 3 devices. एक होगा 5 सेकेंड मेजर करने वाला, एक 20 किलो मास मेजर करने वाला, और एक 10 मीटर लेंथ मेजर करने वाला. तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. चलो अब आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 पे आए. क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, K is energy, V is velocity, T is time. If they are chosen as fundamental units, then what is the dimensional formula for surface tension? Surface tension का dimensional formula क्या होगा अगर K energy है, V velocity है, and T time है तो. ठीक है,
तो सरफेस टेंशन को लिख लेते हैं। इसको ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन आर्बिट्रेरली चूज एक्स वाई एंड जेड, या फिर ए बी सी, कोई रैंडम पावर चूज कर लो और ए बी सी की वैल्यू निकाल लो। तो मैं लिख रहा हूँ, देखो इस इक्वेशन को देखना, एस इज सरफेस टेंशन, इट इज इक्वेटेड टू के टू द पावर के, जहाँ पे एनर्जी है इसकी पावर ए बोल दिया, फिर v की पावर b बोल दिया मैंने, फिर t की पावर c बोल दिया। अब मैंने देखा कि सरफेस टेंशन विल बी हैविंग सम यूनिट्स ऑफ k, सम यूनिट्स ऑफ v एंड सम यूनिट्स ऑफ c, और वो क्या होंगे a b एंड c। तो अब वैसे ऐसा यूनिट में क्या होता है सरफेस टेंशन का फॉर्मूला, mt माइनस 2। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स क्या होता है mlt माइनस 2 डिवाइडेड बाय लेंथ क्या, तो mt माइनस 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। अब ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा एनर्जी के डायमेंशनल फॉर्मूला की पावर a, वेलोसिटी के डायमेंशनल फॉर्मूला की पावर b, और टाइम के डायमेंशनल फॉर्मूला की पावर c। तो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला तो t ही होगा, वेलोसिटी का होगा lt माइनस 1, और एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी का वर्क वाला होगा ml2 t माइनस 2। ठीक है, अब यहां से इक्वेट कर लो, मास वालों को इकट्ठा रख लो, लेंथ वालों को इकट्ठा रख लो, और टाइम वालों को इकट्ठा रख लो, तो ए और बी और सी की वैल्यू आ जाएगी। देखो लेफ्ट हैंड साइड में मास की वैल्यू खाली 1 है, और राइट साइड में मास की वैल्यू केवल इधर है इसके पास। तो इसका मतलब हुआ m की पावर a इज इक्वल टू m की पावर 1। तो यहां से मुझे मिला a इज इक्वल टू 1। फिर l की पावर इधर 0 है, इधर देखो कितनी है, l की पावर 2a प्लस b इतना है। तो 2a प्लस b की वैल्यू क्या आई, 2a प्लस b इज इक्वल टू 0, और a की वैल्यू मुझे पहले ही पता है। तो b क्या आया यहाँ से, b इज इक्वल टू माइनस 2a, यानी कि माइनस 2 इंटू 1 तो माइनस 2। ठीक है, b की वैल्यू क्या आएगी कुछ गड़बड़ करी मैंने, इधर माइनस b आएगा, b की वैल्यू क्योंकि ऑप्शन से मैच नहीं करेगा, फिर हमारा यहाँ पे माइनस b आएगा। क्यों, क्योंकि ये -1 था, सॉरी l था, नहीं सही किया था यार, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2b। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं, t की पावर -2 इज इक्वल टू, इधर लिखते हैं t की पावर -2a एंड t की पावर -b। इधर से आप सोल्व करोगे तो यहाँ से यू विल बी गेटिंग 2a प्लस b इज इक्वल टू 2, 2a प्लस b इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से सोल्व करोगे, अच्छा c t आएगा ना, टाइम में तो अपना c भी आएगा, तो दिस इज प्लस c इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग c इज इक्वल टू, c की वैल्यू आपको मिलेगी आई थिंक 1 मिलेगी, c विल बी 1। ठीक है, तो अब देखो a इज 1, b इज -2 एंड c इज माइनस, सॉल्व भी करना पड़ेगा, इसको सॉल्व कर लेते इन बिटवीन। आप सॉल्व कीजिए एक बार, अगर आपके डाउट आए तो मेरे से पूछो, मैं भी सॉल्व करता हूँ आपके साथ साथ। अपने टीचर्स को बता दीजिए अगर आप सोल्व कर पा रहे हैं ए बी और सी की वैल्यू, तो चैट बॉक्स में डाल दो, फिर हम साथ में यहाँ से बी की वैल्यू निकालो और इधर सी की, ए बी एंड सी की वैल्यू। ए तो 1 निकाल चुके हम, ए तो 1 आएगा, बी की वैल्यू निकाल लो और सी की। 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब बी क्या आएगा, बी इज -2। सी की वैल्यू और निकाल लो, a इज 1, b इज -2, तो a इज 1 का मतलब हुआ 2 इंटू 1, b इज -2 प्लस c इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से c की वैल्यू आएगी बेटा, c विल बी, c क्या आएगा बताओ, -2। ठीक है, ये -2 था इधर, -2 इज इक्वल टू समथिंग था, तो c इज -2। तो मुझे मिला a की वैल्यू 1, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ s इज इक्वल टू k टू द पावर 1, v की पावर, b की वैल्यू मेरे पास -2 है, और t की पावर
सी है, तो दैट इज -2। तो इससे कोई मैच कर रहा है? k1 v की पावर -2 t की पावर -2, बताओ। a v टू द पावर -2 t की पावर -2, तो दिख रहा है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ऐसे किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूला को ऐसे इक्वेट कर सकते हो, ए बी एंड सी, बट ये लंबा प्रोसेस होगा। इसे शॉर्टकट एक दो क्वेश्चन कर लोगे तो आपको दिखने भी लगेगा कि यार इन चीजों को काट देता हूँ, ये चीजें कट जाएंगी ऐसे। तो प्रैक्टिस करोगे तो इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कर लिया था सीधा सीधा। यहाँ भी हम लोग अगर स्टेप वाइज करते तो ऐसे करना पड़ता, ए बी एंड सी। तो इस चीज को अवॉइड करना चाहेंगे, लंबा प्रोसेस है ना, क्योंकि टाइम इज ऑल्सो अ करेंसी इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो उसको थोड़ा जुडिशियसली स्पेंड करेंगे तो बढ़िया रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, एक बार करो आप लोग अटेम्प्ट इसको। क्वेश्चन नंबर 7, जहां भी बैठे हो नोटबुक्स में पढ़ो, लिखो जो गिवन वैल्यूज है, देन आपको सॉल्यूशन बताता हूं मैं। एरर का क्वेश्चन है, ठीक है। t इज इक्वल टू आर एच जी बाई 2 इंटू 10 टू पावर -3। इसमें आपको एरर निकालना है, कैलकुलेट द एरर। यहाँ पे आपको दो चीजें सोचनी पड़ेंगी। एक तो कि एरर इन टी के अंदर एरर आएगा, वो कैसे लिखोगे, है ना, रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर लिख दो मान लो। और क्योंकि परसेंटेज में बताना है तो यू हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज एरर। और लास्ट में आपको एब्सोल्यूट एरर्स भी निकालने पड़ेंगे, अलग अलग क्वांटिटीज में। डेल्टा आर क्या होगा, डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा जी क्या होगा, तो ये वैल्यूज भी निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो परसेंटेज एरर इज नथिंग बट रिलेटिव एरर इनटू 100। तो पहले लिखो सीधा सीधा, तो आप लिखो डेल्टा टी बाई टी। आपको क्या निकालना है, डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू निकालनी है, एंड दैट विल बी आर एच और जी, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनमें जो एरर आएंगे सीधा सीधा ऐड हो जाएंगे। तो डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एच बाई एच प्लस डेल्टा जी बाई जी। अब आपके अंदर दूसरा चैलेंज क्या है? दूसरा चैलेंज है कि डेल्टा आर कहाँ से मिले और डेल्टा एच कहाँ से मिले, ये, और डेल्टा जी कहाँ से मिले, क्योंकि क्वेश्चन में तो ये दिया नहीं हुआ आपको। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है डायमीटर ऑफ द कैपिलरी इज दिस, राइज इन वाटर कॉलम इज दिस, एंड जी इज दिस, ठीक है। तो जी के अंदर तो आप ये स्टैंडर्ड वैल्यू, तो इसके अंदर तो एरर जो है वो 0 मान लो। डेल्टा जी इज स्टैंडर्ड वैल्यू, आपको फिक्स वैल्यू रहेगी, इसमें एरर ऑफ मेजरमेंट 0 मान सकते हैं। तो इस हिसाब से वी कैन नेग्लेक्ट दिस क्वांटिटी, यहाँ से खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब डेल्टा आर और डेल्टा एच निकालना हमारा अगला चैलेंज है। व्हाट इज द डेल्टा आर एंड डेल्टा एच? सोचो कुछ, हाउ कैन यू फाइंड आउट, हाउ कैन यू फाइंड आउट? जब हम मेजरमेंट करते हैं तो द मैक्सिमम पॉसिबल चांस इज द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट से ज्यादा आप वेरिएशन नहीं कर सकते। जब मेजरमेंट किया, मान लो जो मैंने आपको दिखाया था स्केल, यहाँ पे इस स्केल के अंदर क्या था, अगर मैं दो बच्चों को एक ऑब्जेक्ट दूं मेजरमेंट के लिए, तो ज्यादा क्या कर सकते हो तुम लोग? सिर्फ यही होगा ना कि कोई बच्चा 9 mm मेजर कर लेगा 1 सेंटीमीटर की चीज को, कोई 1.1 सेंटीमीटर मेजर। मान लो मैंने तो 1 सेंटीमीटर की ये लेंथ का एक ऑब्जेक्ट दे दिया। अब कोई बच्चा ज्यादा से ज्यादा इसको यहाँ पे मेजरमेंट कर लेगा, यानी 9 mm पे, कोई ज्यादा से ज्यादा 11 mm बता देगा। तो द मैक्सिमम पॉसिबल चांस इज दिस ओनली, ठीक है, ये एरर का जो मैक्सिमम पॉसिबल चांस है। तो यहाँ से देखो मेजरमेंट इक्विपमेंट है, तो आपकी रीडिंग दी गई है, ये है और ये है। यहाँ पे देखो व्हाट कैन बी द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। तो देखो डायमीटर is equal to 1.21 into 10 to the power -2 meters। अब यहाँ पे चांसेस ऑफ एरर कितना हो सकता है? व्हाट कैन बी द चांसेस ऑफ एरर? जिसकी लास्ट डिजिट है उतना ही एरर आ सकता है, तो वी कैन राइट इट एज 0.0001। इसको लिखोगे तो क्या आएगा, 3 यूनिट इधर ले जाओ, 0.0121। अब लास्ट वाली डिजिट कैन बी अनसर्टेन, तो बस उतना ही एरर लिख लो भाई, आपको एरर की वैल्यूज ही नहीं दी गई, तो दिस कैन बी द पॉसिबल एरर। अब उसके बाद निकालोगे दूसरा क्या बच गया, एच में कितनी एरर आएगी सबसे? एच भी देखो बेटा वही है,
यहाँ से h की वैल्यू लिखोगे तो h इज इक्वल टू 0.0144 मीटर। तो यहाँ भी अगर एरर लिखने जाओगे दैट कैन ऑल्सो बी 0.0001 मीटर। केवल इतनी एरर आ सकती है। अब इन वैल्यूज को आप रख दो फॉर्मूला में, जो ऊपर फॉर्मूला लिखा है ये वाला। तो यहाँ से आपको डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू मिल जाएगी। क्या आएगी बेटा? डेल्टा टी बाई टी की वैल्यू क्या आएगी बताओ? वैल्यू लिखते हैं 0.0001 divided by 1.21 into 10 to the power minus 2 plus 0.0001 divided by क्या है h 1.44 into 10 to the power minus 2। इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? What will be the answer? इसको सॉल्व करने के ऊपर आपको मिलेगा आंसर 0.015 और ये किसके बराबर है? 1.5%। इसको सॉल्व करके देखो आप। ठीक है, तो एरर का क्वेश्चन था, एक फिजिकल क्वांटिटी दी गई सरफेस टेंशन इन टर्म्स ऑफ सम अदर फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे इनके इंडिविजुअल एरर होंगे, आर में होगा, एच में होगा, जी में होगा। जब ऐसे मल्टीप्लिकेशन में क्वांटिटीज हो तो आपको पता है कि रिलेटिव एरर्स जो है वो ऐड हो जाती है। और इसको परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना था तो दोनों साइड 100 मल्टीप्लाई करो चाहे मत करो, तो दिस इज द क्वांटिटी। ये इक्वेशन आपको बताया। इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज रखी। जो दो वैल्यूज हमें नहीं गिवन थी, डेल्टा आर की वैल्यू नहीं पता थी, डेल्टा एच की, दैट वी हैव फाउंड आउट यूजिंग द लास्ट अनसर्टेन फिगर, उससे हमने निकाल लिया है। उसके बाद वैल्यू रखी तो 1.5% आएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें और सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने? इसमें तो सारे ही सिग्निफिकेंट है, 29041 है ना, क्योंकि डेसिमल के बाद वाले जीरो इनसिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे तो सारा का सारा सिग्निफिकेंट है, तो पहले वाले में तो 5 आ गया, 5 सिग्निफिकेंट, तो आपको ऑप्शन डी एलिमिनेट कर सकते हो खाली। सेकंड में है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1, ऑल नॉन जीरो नंबर्स बिफोर ए नॉन जीरो आफ्टर डेसिमल प्लेस आर इनसिग्निफिकेंट। तो इनको इनसिग्निफिकेंट बोलोगे रूल के हिसाब से। तो यहाँ से यू कैन फाइंड कि सेकंड वाले में एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो फिर ऑप्शन सी गया। अब डिसाइड करना है कि थर्ड में कितने हैं। थर्ड में जब आपको ऐसे इंजीनियरिंग फॉर्म में दी होती है वैल्यू e पावर में, तो केवल ये वाले पार्ट में जितनी सिग्निफिकेंट फिगर है वही काउंट करते हो। तो 4.5 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। तो यहाँ से यू कैन राइट कि द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है बेटा, अब इसका कोई इलाज नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर 4-5 रूल हैं, 5-6 रूल्स हैं, उनको रटना पड़ेगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करोगे तो हो जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स, चलो। Which of the following physical quantity have neither dimension nor units? ना तो इसके कोई यूनिट्स है ना इसके कोई डायमेंशंस है। कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी? देखो बोल रहा है कि नोर यूनिट्स, तो इनमें से 3 ऐसी क्वांटिटी है जिनके यूनिट्स है। एंगल का यूनिट क्या होता है? डिग्रीज या रेडियंस। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है? 7 फंडामेंटल यूनिट्स में क्या था? कंडेला। और करंट का क्या होता है? 12th में पढ़ोगे, एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर। तो जिसका यूनिट नहीं है खाली एक बच गया, कौन सा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू। इसकी कोई डायमेंशन नहीं, कोई यूनिट्स नहीं। अब डायमेंशन क्यों नहीं? देखो कोई भी सरफेस है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनके इंटरफेस पे डिफाइन होगा। म्यू से हम इसको डिनोट करते हैं
और ये क्या होता है बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन। अगर मैं इसको इधर मूव करना चाहूंगा F, तो फ्रिक्शन फोर्स मुझे इस सरफेस पे यहाँ मिलेगा स्मॉल f, और ये एक नॉर्मल रिएक्शन होगा जो ग्राउंड इस पे लगा रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो म्यू इज नथिंग बट इट इज द f बाय n, ये है। तो ये रेशियो है फोर्सेस का रेशियो है, तो डायमेंशन इसके कट गए और यूनिट्स कुछ है नहीं, तो केवल c बचा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द quantity which have no dimension and which does not have any units. Question number 10, करो solve इसको। If v is equal to this, where v is the velocity, t is time, a, b, c are the constant, then the dimensional formula of v is same concept है homogeneity of dimensions पे, ठीक है। तो वेलोसिटी में केवल वेलोसिटी को ही ऐड किया जा सकता है, तो आप बोलो कि लेफ्ट साइड में, इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड में अगर ये वेलोसिटी है, तो राइट साइड के अंदर जितनी भी इक्वेशंस हैं ये सभी क्या होंगी, these are nothing but velocities, they will be having the units of velocities, है ना। ठीक वैसे ही मीटर्स में मीटर्स ऐड किया जा सकता है, लीटर में लीटर, है ना, और किलोग्राम में किलोग्राम। उसी तरीके से वेलोसिटी कैन ओनली बी एडेड इन वेलोसिटी। तो डायमेंशनल होमोजेनिटी ये बोलती है वेयर v इज द वेलोसिटी, t इज टाइम, a, b एंड c आर कांस्टेंट। तो a, b, c कोई कांस्टेंट है, आपको बताना है b के यूनिट्स क्या होंगे। तो यहां से मुझे मिलता है b t टू द पावर 3/2, दिस शुड बी हैविंग डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी lt माइनस 1, ठीक है बेटा। अब जो डायमेंशनल लेस क्वांटिटीज है उनका तो कोई मतलब नहीं इक्वेशन में, तो हम क्या लिखेंगे, यूनिट्स ऑफ b इंटू टी की पावर 3, है ना, टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला 3, टी है उसकी पावर 3। 2 का कोई यूनिट नहीं है, 2 इज जस्ट अ कांस्टेंट, यूनिटलेस क्वांटिटी हटाई देते हैं इक्वेशन से, एंड दिस शुड बी इक्वल टू lt माइनस 1। अब ये जो टी है ये नीचे चला जाएगा इधर, तो क्या आएगा b के यूनिट्स, व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ b, lt माइनस 1 डिवाइडेड बाय टी की पावर 3, तो क्या आएगा lt माइनस 4। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ b। ऐसा कुछ है ऑप्शन, ऑप्शन डी lt माइनस 4, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे ही आप c के भी बता सकते थे, a के भी बता सकते थे, है ना। तो यहाँ से अगर a के यूनिट्स में पूछूं आपसे कि a के यूनिट्स क्या होंगे, तो a बाई टी शुड बी lt माइनस 1। तो a के यूनिट्स क्या होंगे बेटा, डायमेंशंस ऑफ लेंथ। सिमिलरली c की बात करें तो c इंटू टी टू द पावर 4 शुड बी lt माइनस 1। तो यहाँ से t नीचे जाएगा तो c के यूनिट्स क्या आएंगे, फिर c के यूनिट्स आएंगे lt माइनस 5। ऐसे ही निकाल सकते हो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इनमें कुछ दिक्कत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, a wire has a mass of 0.4 plus this, ठीक है, radius of this and length of this, the maximum percentage error in the measurement of its quantities। देखो यहाँ पे जो आपको वैल्यूज दी गई है, कोई बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि सर ये क्या दे दिया आपने, वायर हैज ए मास ऑफ दिस, रेडियस दिस, और ये इसको जोड़ के भी तो लिख सकते थे, ठीक है। तो इसको जोड़ के इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि बेटा ये आपको एरर बताना चाह रहा है कि द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। किसी भी क्वांटिटी को हम क्या लिखते हैं, मान लो मैं इसको लिखता हूँ फिजिकल क्वांटिटी Q, इट शुड बी रिटन एज Q प्लस डेल्टा Q। अब ये डेल्टा Q जो इसमें है, ये जो है दिस इज एरर, ठीक है। आइडियली प्लस माइनस होता है दोनों साइड, बट अगर प्लस भी है तो बायस होगा पॉजिटिव साइड, माइनस है तो नेगेटिव साइड बायस होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। हमें जो वैल्यूज दी गई है हम केवल उन्हीं से खेलेंगे। तो वैल्यूज देखते हैं क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में। पहला दिया गया आपको मास, ठीक है, मास को m बोलते हैं, इट इज रिटन एज 0.4 प्लस 0.004 ग्राम्स। दूसरा दिया गया रेडियस r इज इक्वल टू 0.6 प्लस 0.006 मिलीमीटर, एंड लेंथ को बोल देते हैं l, ये दिया गया 7 प्लस 0.007 सेंटीमीटर, ठीक है। द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी, ठीक है। तो पहले डेंसिटी निकालते हैं, डेंसिटी कौन सी बोल रहे हैं, मास डेंसिटी बोलेगा, स्वाभाविक सी बात है कि मास लिखा हुआ है, लेंथ और रेडियस दे रखा है क्या चीज ये, वायर है, ठीक है। तो वायर है, पहले तो लिख लेते हैं। वायर क्या होगी, वायर कैन बी सिलेंडर,
है ना, सिलेंड्रिकली होता है जनरली वायर, इसको सिलेंडर मान लेते हैं। अब व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर? वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज दिस फ्लैट सरफेस एरिया इनटू लेंथ बोल लो या हाइट बोल लो, ठीक है। फ्लैट सरफेस एरिया आपका सर्कल होता है तो पाई आर स्क्वायर इंटू एल, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंड्रिकल वायर या कोई भी सिलेंडर उसका, ठीक है। अब मास डेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसको लिखेंगे m अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एल। तो अब हमें डेंसिटी का फॉर्मूला मिल गया इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ रेडियस, इन टर्म्स ऑफ लेंथ, और ये तीनों चीजें हमें क्वेश्चन में दी गई है। अब देखो वी वांट टू राइट द एरर वाला फॉर्मूला, कि एरर परसेंटेज एरर को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, हाउ कैन वी राइट द परसेंटेज एरर। देखिए ध्यान से देखो, एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी इनटू 100, दिस शुड बी इक्वल टू, अब जो वैल्यूज मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आ रहे हैं उन सबकी एरर्स ऐड हो जाएंगी, ठीक है, और अगर पावर है तो उससे एरर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा एरर से। तो इसको हम लिखने लगेंगे तो इट विल बी डेल्टा m बाय m, ठीक है, इकट्ठा लिख लेते हैं, 100 लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड परसेंटेज करना है ना, ठीक है। डेल्टा m बाय m प्लस r की पावर 2 है तो डेल्टा r बाय r इंटू 2, तो इसको 2 को पहले लिख लेते हैं, इससे 2 डेल्टा r बाय r, ठीक है, प्लस l की पावर 1 है तो डेल्टा l बाय l, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो ये आपका एरर का फॉर्मूला मिल गया। अब यहाँ से आपको परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी निकालनी है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये कंप्लीट है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो बेटा, आप डेल्टा m, डेल्टा r, डेल्टा l सबकी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, ये डेल्टा m है, ये डेल्टा r है, ये डेल्टा l है, और लेंथ, रेडियस और सबकी वैल्यू दी गई है। इन सभी वैल्यूज को क्वेश्चन में रखते हैं और आंसर निकालने की तरफ बढ़ते हैं। तो डेल्टा m की वैल्यू क्या दी गई क्वेश्चन में बेटा? डेल्टा m 0.004 और मास की वैल्यू 0.4 प्लस 2 इंटू डेल्टा r इज 0.006 डिवाइडेड बाय 0.6 प्लस डेल्टा l बाय l, डेल्टा l क्या है 0.007 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, इनटू 100। इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करोगे 1/100 आ रहा है इधर, तो है ना, और इधर आ रहा है 1/50 और ये 1/1000, तो ये ऐसा आएगा यार 1/100 प्लस 2/100 प्लस 1/1000 और इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या कर सकते हैं, 1000 एलसीएम ले लो तो दैट विल बी 10 प्लस 20 प्लस 1, तो क्या आएगा 31/1000 इंटू 100, तो 31/10, 31/10 का मतलब क्या आएगा 3.1% ऑप्शन बी, ठीक है। तो सोल्व कर लेना इसको, ठीक है। इसको कैसे करोगे, यहाँ से इसको आगे ले जा रहा हूँ ऊपर यहाँ, ठीक है। यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, 1000 एलसीएम ले लो इंटू 100 आ गया, और ऊपर आएगा 10 प्लस 20 प्लस 1, तो 31/1000 इंटू 100 दैट इज नथिंग बट 3.1%, ऑप्शन नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12, द यूनिट ऑफ इम्पल्स इज सेम एज दैट ऑफ, इम्पल्स क्या होता है, ए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे कि थप्पड़ मार दिया, जैसे कि हथौड़ा, है ना, जैसे कि ये, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज अप्लाइड फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज इम्पल्सिव फोर्स, है ना। तो इम्पल्स को हम लिख सकते हैं कि फोर्स इंटू, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। तो अगर डायमेंशंस लिखे इम्पल्स की तो क्या आएंगे बेटा, डायमेंशंस क्या आएंगी, फोर्स की डायमेंशन इनटू टाइम की डायमेंशन, ठीक है। लिख लो, फोर्स क्या होता है m lt माइनस 2 इंटू टी, क्या आएगा m l t माइनस 1, ठीक है। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला बाजी से भी हो जाएगा कि फॉर्मूले बढ़ा दो एक दूसरे, तो फॉर्मूला एंड डायमेंशंस आर इक्विवेलेंट थिंग्स। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा इसमें से मैच करेगा। तो यार इम्पल्स और फोर्स तो मैच कर ही नहीं सकते, क्योंकि फोर्स इनटू टाइम इम्पल्स होता है, तो ऑप्शन डी गया, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम, दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो पहले इनको सोल्व करना चाहेंगे, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बाद में देखेंगे।
लीनियर मोमेंटम एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? P, ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। इसके डायमेंशन लिखो तो क्या आएगा? m l t माइनस 1। m l t माइनस 1 इज द डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। और इम्पल्स के डायमेंशंस भी क्या थे? m l t माइनस 1। तो दोनों के डायमेंशंस क्या आ गए? सेम। और देखो खास बात क्या है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी होती है हमारे पास, है ना, कि इम्पल्स कैन बी इक्वेटेड टू मोमेंटम। तो जिनको वो याद होगा धुआं धुआं सा, तो वो तो सीधा ऑप्शन बी टिक कर देगा, है ना। अदरवाइज ऐसे कर सकते हो। फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के डायमेंशंस क्या होंगे? मोमेंटम पर यूनिट टाइम, तो ये क्या आएगा? एम एल टी माइनस 2। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नथिंग बट फोर्स, सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एनी रिजिड बॉडी। ठीक है, तो ये वहां से आ गया, तो ऑप्शन सी गलत। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एम आर स्क्वायर, पॉइंट मास के लिए। तो इसके डायमेंशंस क्या होंगे बेटा? एम एल 2। ठीक है, तो ये तो कहीं से भी मैच नहीं हो रहा, तो ऑप्शन ए भी गलत, बी भी गलत, सी सही और ऑप्शन डी भी गलत। तो यहाँ से आपको समझ आता है कि डायमेंशनल इक्वालिटी, राइट। चलो, क्वेश्चन नंबर 13, pressure gradient has same dimensions as that of, pressure gradient के dimensions क्या होंगे? ठीक है, velocity gradient के बराबर, potential gradient के बराबर, energy gradient के बराबर, या none of these। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा इसका? ऑप्शन डी आएगा, ऑप्शन डी। क्यों? देखो, ग्रेडियंट की बात होती है कि हाउ द प्रेशर इज चेंजिंग विद सम चेंज इन क्वांटिटी। और जनरली जब आप पढ़ोगे ना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तो वहां पे प्रेशर ग्रेडियंट हम देखते हैं कि वैल्यू ऑफ एक्स के साथ कैसे वेरी कर रहा है। देखो, प्रेशर ग्रेडियंट इज इन जनरल टेकन एज, जैसे मान लो कि एक पाइप है, इसके ऊपर एक इनपुट है। जिन्होंने पढ़ लिया होगा फ्लूइड मैकेनिक्स या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, वो ध्यान से देखना, थोड़ा बहुत तो मैं भी पढ़ा के गया था, आपको आया था। ठीक है, तो 1 से इनलेट हुआ और 2 से आउटलेट हुआ। ठीक है, यहाँ से इन हुआ और यहाँ से आउट हो गया। अब इसके बीच में प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है? मैं लेफ्ट टू राइट बोलता हूँ कि लेफ्ट टू राइट इज एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू लेफ्ट से राइट इंक्रीज हो रही है। अब इसके अंदर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो आई वांट टू चेक वेदर प्रेशर इज चेंजिंग विद वैल्यू एक्स। ठीक है, तो क्या प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? मान लो इस पॉइंट पे P1 है, दूसरे किसी पॉइंट पे P2 है, किसी थर्ड पॉइंट पे P3 है, तो ऐसे ऐसे वैल्यूज बढ़ेगी या घटेगी डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड अदर पैरामीटर्स। ठीक है, तो अभी तो ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो गया, आपको थोड़ा इंट्यूटिव नहीं हो रहा होगा इसको ऐसे देखने में, मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। अगर ये ऐसा रहा होता कन्वर्जिंग सेक्शन, ठीक है बेटा, थोड़ा सा कन्वर्जिंग सेक्शन, तो आपको समझ आएगा कि लेफ्ट से राइट आपका प्रेशर क्या होगा? घटेगा, है ना। देखेंगे बर्नौली वगैरह से आती है वैल्यू। तो आप देखो प्रेशर कुछ चेंज तो होगा। अब दिस चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉल्ड एज प्रेशर ग्रेडियंट। तो प्रेशर ग्रेडियंट को अगर लिखने लगूं, प्रेशर ग्रेडियंट कैन बी रिटन एज डीपी बाय डीएक्स। पी का वेरिएशन एक्स के साथ जो होगा उसी को बोलेंगे प्रेशर ग्रेडियंट। अब देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और एनर्जी ग्रेडियंट क्या है? ये इसको ई बोल देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये क्या है? चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये सारे के सारे अलग अलग क्वांटिटी को सिग्निफाई कर रहे हैं। पहला वाला प्रेशर ग्रेडियंट, ये वेलोसिटी का चेंज, ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी का चेंज, और ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। तो ये सारे कभी इक्वल हो ही नहीं सकते इनके डायमेंशंस। तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट आर नन ऑफ दीज। होंगे क्या? चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वही इनको वैल्यू प्रेशर की रख लो और इधर एक्स की रख लो। चलो करके देख लेते हैं। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर के डायमेंशंस क्या होंगे? फोर्स के एम एल टी माइनस 2 होता है, अपॉन एरिया करोगे तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स के डायमेंशंस एल होंगे। तो ये क्या होगा? एम एल माइनस 2 टी माइनस 2। इन सबको भी सोल्व करोगे तो इनके अलग अलग आएंगे, है ना, अलग अलग आएंगे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे तो एरर को ऐड करना है खाली, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखो बेटा, y इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। एक बार पढ़ लो आप लोग कि खाली एक ही क्वेश्चन बचा है, तो हम दोनों क्वेश्चन पर आराम से कर सकते हैं। You measure two quantities as A is equal to this and B is equal to this. Then you should report correct value of under root AB. AB की correct value क्या होगी? तो there are some measurement errors in A, there are some measurement errors in B. दोनों में कुछ ना कुछ error दिया गया है। अब y is equal to something बोल दो, इसको बोल देते हैं कि let y is equal to under root AB। अब आप बताओ कि y के अंदर कितने एरर्स आएंगे, व्हाट विल बी द एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ y। तो y इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए बी को कैसे लिख सकते हो बेटा? अंडर रूट ए बी कैन बी रिटन एज, इसको लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ a इंटू अंडर रूट ऑफ b। तो इसी को लिख सकते हो a टू द पावर 1/2 इंटू b टू द पावर 1/2। अब हमें पता है आगे का क्या करना है, डेल्टा y बाय y इज इक्वल टू a की पावर जो है इंटू डेल्टा a बाई प्लस b की पावर जो है इंटू डेल्टा b बाई b। सीधी वैल्यूज रखो एंड देन यू विल बी गेटिंग योर आंसर। क्या रखेंगे? 1/2 डेल्टा a कितना है बेटा? 0.4 डिवाइडेड बाय a 8, ठीक है। फिर 1/2 इंटू डेल्टा b की वैल्यू कितनी है? डेल्टा b इज 2.0 प्लस माइनस 0.1। तो एरर कितना है इसमें? 0.1 का है और डिवाइडेड बाय वैल्यू। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा देखो, 0.2/8 प्लस 0.2/8 प्लस 0.1/4, ठीक है। तो ये आएगा बेटा 0.2/8 का मतलब भी होता है 0.1/4 और 0.1/4 का मतलब भी होता है 0.1/4। इसको जोड़ लो तो वैल्यू क्या आएगी देखो, 0.2/8 is 0.1/4 plus 0.1/4, दोनों को ऐड करके देखो कितनी वैल्यू आ रही है। What is the answer to this question? को सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 0.2/4। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा y बाय y इज इक्वल टू 0.2/4। और y की वैल्यू निकालोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? अगर y की वैल्यू अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने लगूं तो दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 8 टू बी 8 प्लस 8 इंटू 2। तो ये क्या आएगा? अंडर रूट 16 तो 4 बोल देंगे। तो डेल्टा y बाय y इज इक्वल टू 0.2/4। तो इसका मतलब क्या है? डेल्टा y इज इक्वल टू 0.2, ठीक है। तो डेल्टा y इज इक्वल टू 0.2, तो आप क्या लिखोगे? y इज इक्वल टू जो y की वैल्यू ट्रू वैल्यू है उसको लिखोगे y प्लस माइनस डेल्टा y। तो इसके अंदर वैल्यू रखो y इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.2। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, बी और डी में से कोई भी मैच नहीं कर रहा। तो हमारा आंसर तो आया ये 1/2 इंटू डेल्टा ए बाई ए। एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी, ठीक है। बी इज इक्वल टू दिस और ए की वैल्यू है हमारे पास 0.4/8 सिर्फ 0.1/2। इधर कुछ गलती किया क्या हमने? 0.2/, ओ 0.2/, एक सेकेंड, 0.2/8 0.1/4, ठीक है। ये तो ये भी ठीक है, ये सही है ना। तो आंसर इनमें से कोई आ सकता है, लेकिन हमारा ट्रू आंसर ये, ठीक है। तो फिर हिसाब से तो क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन दिया नहीं गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करेंगे। डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स
फाइंड डाइन इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है बेटा? एसआई यूनिट इज न्यूटन्स, एन से डिनोट करते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आप सबको पता है फोर्स का क्या होता है। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स? एम एल टी माइनस 2। ठीक है, अब किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो उसमें सब में डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम रहेगा। सीजीएस यूनिट में डाइन होता है और एसआई यूनिट में न्यूटन होता है। अब आपको दो यूनिट्स को कंपेयर करना है, ठीक है? तो देखो करते हैं भाई। 1 डाइन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सीजीएस में ना सेंटीमीटर मास का यूनिट होगा, पहले मास का लिख लेते हैं। तो मास का यूनिट क्या लिखेंगे? 1 सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ मास का यूनिट सीजीएस में, इधर अलग अलग ही लिख लेते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे। इधर सीजीएस, इधर एसआई, लेफ्ट राइट साइड में। तो सीजीएस में मास का यूनिट है ग्राम, लेंथ का यूनिट है सेंटीमीटर और टाइम का यूनिट है सेकेंड्स। एसआई में मास का यूनिट है किलोग्राम, लेंथ का यूनिट है मीटर और टाइम का यूनिट है सेकेंड्स। अब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज mL/T-2, दोनों में सेम ही रहेगा। तो वी विल इक्वेट की सीजीएस में बोलते हैं फोर्स को डाइन, अब इसको कन्वर्ट करना है एसआई में। तो 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय T⁻⁻2 था तो नीचे इंटू सेकेंड का स्क्वायर। तो 1 डाइन होगा 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इनको इंडिविजुअली कन्वर्ट कर लेते हैं एसआई यूनिट्स में। तो अगर मैं ग्राम को किलोग्राम में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? 10⁻³ किलोग्राम। सेंटीमीटर को लिखना चाहूं मीटर में तो 10⁻² सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो सेकेंड ही है तो सेकेंड स्क्वायर। अब देखो कन्वर्जन रेट निकालते हैं। 10⁻³ मीटर है, मीटर 10⁻³ इंटू 10⁻² तो 10⁻⁵ kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं एसआई में? न्यूटन। यही हमारा न्यूटन है। तो 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन। तो देखो कोई ऑप्शन मैच हो रहा है जी? ऑप्शन नंबर सी। तो 15 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर कि 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। तो यहाँ से आपका हो गया 15 क्वेश्चन सॉल्व। अब इसके किसी भी इंडिविजुअल क्वेश्चन में आपको डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर उसके बाद अदरवाइज देखेंगे। जिनको डाउट है वो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिनिश हो गया सर। अजय सर टाइमली कर लिया। अभी किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ जी सर, अगर किसी को डाउट है तो प्लीज आप लोग अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर किसी को डाउट है, जितना अभी सर ने सॉल्व करके बताया है। सर जीएसएस भी लहरगा, अगर आप कुछ बोलना है तो आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है सर। हाँ लास्ट क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन। ठीक, देखो यहाँ पे बेटा हमारे को 2 सिस्टम ऑफ यूनिट्स दे रखे हैं ना, उसके अंदर कन्वर्जन वैल्यू निकालने की, हाउ टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। ठीक है, तो ये देखना है। तो पहला वाला है डाइन। ये क्वेश्चन में ही दे दिया है कि डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई यूनिट इन द सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट है डाइन है, और एसआई में आपको पता है क्या होता है? एसआई में न्यूटन होता है।
ठीक है। अब आपको एक कन्वर्जन फॉर्मूला निकालना है, हाउ टू कन्वर्ट डाइन इनटू न्यूटन। तो आप देखो कैसे कर सकते हो, आप अलग अलग क्वांटिटीज लिख लो, पहले एसआई लिख लो और इधर सीजीएस लिख लो। तो सीजीएस में फोर्स होता क्या है, पहले ये देखो, व्हाट इज फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये सबको पता है सेकंड लॉ से। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम LT-2। तो इसको करोगे तो बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला इज mLT-2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, इट जस्ट सिग्निफाइज द रिलेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। अब किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, n इंटू यू। n इंटू यू, n क्या है, सम न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड u इज द यूनिट दैट वी यूज। अब यूनिट कैन बी फ्रॉम डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जैसे सीजीएस हो सकता है, जैसे एसआई हो सकता है, जैसे एमकेएस हो सकता है, और इसके अलावा भी आप कुछ भी रैंडम सिस्टम ऑफ यूनिट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपको ये n की वैल्यू निकालनी है। भाई एक फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो मैंने आपको बोला इसका ये ऑब्जेक्ट है, इसका वेट जो है वो 10 न्यूटन है। अब जो मर्जी सिस्टम ऑफ यूनिट यूज कर लो, इसका वेट तो उतना ही रहेगा ना जितना है। आपका देखने का नजरिया खाली बदल रहा है। तो जो P है फिजिकल क्वांटिटी, वो तो फिक्स्ड है कि वेट ऑफ दिस थिंग। अब दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मल्टीपल यूनिट्स n और u। तो आपको n निकालना है व्हेन यू मूव फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर। एक सिस्टम से दूसरे पे जा रहे हो तो आपको ये n में कितना कन्वर्जन आएगा वो निकालना है। तो SI में आप लिखते हो, SI में लिखोगे तो मास का है जो होता है किलोग्राम, लेंथ का मीटर, और टाइम का सेकेंड्स। इधर लिखते हो तो ग्राम, सेंटीमीटर और सेकेंड। अब देखो आपको सीजीएस में दिया गया कि 1 डाइन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। ये क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला से देखो, ग्राम, सेंटीमीटर और पर सेकेंड स्क्वायर। अब ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर को कन्वर्ट कर लो आप एसआई में। कैसे करोगे, ग्राम को कन्वर्ट करना है केजी में, तो 10⁻³ किलोग्राम लिख सकता हूँ 1 ग्राम को। सेंटीमीटर को लिख सकता हूँ 10⁻² मीटर्स, और सेकेंड को सेकेंड ही लिखना है, ऐसे लिख लो। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग 10⁻⁵ kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई यूनिट। एसआई है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसी को न्यूटन बोलते हैं। तो यू कैन राइट 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन। ठीक है बेटा, तो आपको 1 डाइन की वैल्यू निकालनी थी, तो ये क्या होगा 10⁻⁵ न्यूटन। ठीक है। हाँ जी। ठीक है नवीन जी, थैंक यू सो मच आपके सेशन के लिए। काफी अच्छे से आपने जितने भी क्वेश्चन थे सबको रिजॉल्व किया, बच्चों के डाउट्स क्लियर। अभी आप अगर 2 मिनट के लिए आप प्लीज रुक जाइएगा, बाकी आज का टाइम हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अभी जितने रिजॉल्व हुए हैं बाकी टीचर्स को इसकी सॉल्वेबल कीज प्रोवाइड कर दी गई हैं विद ऑल द आंसर्स। तो टीचर उनकी हेल्प से अपने क्लास में अपने बच्चों के डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए हम देखते हैं कि और किस तरीके से, कितने बेहतर तरीके से हम ये डाउट सेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन। नवीन जी आप रुकिएगा 2 मिनट। Sir, I think you can start removing people. मैं कर रहा हूँ।